नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद नीरज बिश्नोई सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि कक्षा 10 में भी और कक्षा 12 में भी ये टॉपिक फिजिक्स विषय के अंतर्गत आता है। तो हम आज कर रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और जब फ्रेंड्स बात करते हैं प्रतिरोध की, तो हमें पता है कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का अर्थ है कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार अपने में से धारा के बहने का विरोध करता है, और यह गुण ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन जो है हम वो दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों, कई बार प्रश्न आता है पाशरों क्रम संयोजन के नाम से। कई बार प्रश्न आ जाता है पाशरों क्रम संयोजन को समझाइए। तो ये जो समांतर क्रम संयोजन है इसी का अन्य नाम बोला जाता है दोस्तों पाशरों क्रम संयोजन। अब देखिए, हम एक एक करके पहले श्रेणी क्रम को डिटेल में समझेंगे और समांतर क्रम को डिटेल में समझेंगे। यदि हमें कुछ प्रतिरोधों को जोड़कर ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए तो हम श्रेणी क्रम का उपयोग करते हैं, और यदि हमें प्रतिरोधों के संयोजन से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा मान चाहिए तो हम समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। जो हमारी घरेलू विद्युत व्यवस्था होती है, घरेलू परिपथ जो होते हैं हमारे, उनमें भी समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में एक उपकरण यदि खराब हो जाता है तो दूसरे उपकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एज इट इज काम करता रहेगा। तो आइए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? देखिए दोस्तों, हम संयोजन की बात करेंगे तो हमें कम से कम कितने चाहिए? दो। तो या तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा होती है वो कैसी होती है? समान। मतलब यदि पहले प्रतिरोध में 2 एम्पीयर है तो दूसरे प्रतिरोध में भी 2 एम्पीयर धारा ही होगी। तो समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। आइए इसको एक चित्र से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला प्रतिरोध है R1, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है R2 और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध है R3। अब देखिए, यहाँ हमने एक बैटरी जोड़ी है। इस बैटरी से निकलने वाली धारा कितनी है? I। ये I धारा ही R1 में, ये I धारा ही R2 में और I धारा ही R3 में होती हुई वापस आ रही है। ये हमारी कुंजी है जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? समान, परंतु विभवांतर क्या होता है? अलग अलग। देखिए, 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रथम प्रतिरोध के लिए देखिए, हमें ओम का नियम पता है। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले प्रतिरोध की, पहले के लिए जो V की जगह है उसको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा हमें? V1। धारा समान है तो धारा का मान कितना? I। और प्रतिरोध का मान कितना है? R1। तो V1 बराबर IR1। ये आई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 बराबर क्या हो जाएगा? ओम के नियम से ही IR2। और तृतीय प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से ही V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1, 2 और 3। अब हमें पता है दोस्तों, ये कुल विभवांतर हमारा था V। वो V किसका योग होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 का। तो हमने लिखा कि आरोपित कुल विभवांतर जो V है वो इन तीनों के योग के बराबर ही होगा। तो V बराबर क्या लिखा? V1 प्लस V2 प्लस V3, जिसे हमने समीकरण नंबर 4 कहा। ओम का नियम भी हमें पता है, V बराबर क्या होता है? IR। यहाँ R की जगह हमने R इक्विवेलेंट यूज कर लिया, मतलब R तुल्य। देखिए, अब समीकरण 5 से और ये जो मान है 1, 2, 3 और 5, ये मान उठा करके कहाँ रख देते हैं? 4 में। तो हमने क्या किया? 1, 2, 3, 5 से मान कहाँ रख दिए? 4 में। तो क्या समीकरण बनी दोस्तों? देखो, क्या मान था? V।
V की जगह क्या रखना है, आई आर इक्विवेलेंट, V बराबर आई आर, ओम का नियम होता है वो लिखा। V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। देखिए आई इधर से कॉमन आएगा, सभी में से आई कॉमन आएगा तो, और इधर भी है वो कॉमन आकर के आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर इक्विवेलेंट, मतलब आर तुल्य किसके बराबर, R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात यदि अब 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो तीनों का योग कर दो, वो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होगा। 4 जुड़े होते तो चारों का योग कर दो, वो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होगा। इसी प्रकार यदि n प्रतिरोध जुड़े हों तो R इक्विवेलेंट, R तुल्य क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक श्रेणी क्रम में आप जोड़ दो 1 ओम का, एक जोड़ दो 2 ओम का और एक जोड़ दो 3 ओम का। तो पहला है 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, तीसरा है 3 ओम। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब कि 6 ओम। अब देखते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषताएं। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन की पहली विशेषता में ध्यान है, प्रवाहित धारा एक समान होती है। परिणाम में विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों के विभवांतरों का योग होता है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, सेम वही बात है। और तीसरा है कि तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी ज़्यादा होता है। इसके आप एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे हमने मान लिया जोड़ा 5 ओम, 6 ओम और 7 ओम, ठीक है। तो 5, 6, 7 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 18 ओम। अब 18 और हमने जोड़ा कितना था सबसे बड़ा, 7। कहने का मतलब सबसे बड़ा जो प्रतिरोध जुड़ा होगा उससे भी बड़ा हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन था दोस्तों। अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के पास बने घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।